अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। यस सर, क्लियर है। आज भी काफी सारे एग्जाम जो हैं बच्चों ने शेयर किए हैं, क्वेश्चंस शेयर किए हैं और उनमें डिफरेंट पैसेजेस आए हुए थे और उन पैसेजेस में से आगे क्वेश्चंस पूछे हुए थे आईक्यू से रिलेटेड। तो मैंने एक फाइल क्रिएट की है जिसमें मैंने 50 क्वेश्चंस ऐड किए हैं आईक्यू के डिफरेंट टॉपिक्स पे। उनको जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू अटेम्प्ट एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन जो भी वो अगर एग्जाम में पूछते हैं इससे रिलेटेड। और इसके बाद मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा जो ऑलरेडी पैसेजेस आ गए हैं एग्जाम में, वो वाले पैसेजेस भी शेयर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और सबसे पहले वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड ना क्वेश्चन आते होते हैं और मोस्टली अभी इसी तरह का एक क्वेश्चन जो है रिसेंटली एग्जाम में भी आया है कि 6 बेसिकली स्टूडेंट्स हैं और सारों ने नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है। नॉर्थ मीन्स के आप कह सकते हैं अबव, ऊपर की तरफ उन्होंने फेस किया हुआ है। जब हम लग बनाएंगे ना तो हम इस तरह से रो बनाएंगे। अब यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स हैं, ये 6 स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम में होपफुली आपके पास कोई ना कोई चीज होगी लिखने के लिए, अदरवाइज आपको कंप्यूटर के ऊपर ही थोड़ा बहुत करना पड़ेगा क्योंकि उधर उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उन्होंने लिखा है कि एक्सेल वर्ड इस तरह की जो फाइल्स हैं वो अलाउड हैं, यूज कर सकते हैं। और अब आगे हम इसके ना क्लूज पढ़ते हैं। पी सीट्स एट द एंड, तो बेसिकली यहाँ पर दो एंड है, एक नंबर 1 है और एक नंबर 6 है। या तो पी नंबर 1 पे है या नंबर 6 पे है। क्यू सीट ऑफ पी। अब पी को अगर हम यहाँ पर लिखें ना नंबर 6 पे, तो इसके राइट पे अगर हम क्यू का करें तो इस तरह से ना ये 8 सीट्स बन जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। उसने हमें कहा है टोटल 6 सीट्स हैं, इसका मतलब पी एंड पे नहीं आ सकता, पी आएगा स्टार्ट में। जो फर्स्ट स्टूडेंट है ये पी है। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि एग्जैक्टली 2 सीट्स टू द राइट ऑफ पी। इसके बाद जो तीसरी सीट है ना, क्या तो यहाँ पर सीट नंबर 3 पर क्यू बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्लू है आर डज नॉट सीट एडजेसेंट टू क्यू। अब क्यू के ना ही पीछे वाली साइड पर आर आ सकता है ना आगे वाली साइड पर। एस सीट्स, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा ना इशू है इस स्टेटमेंट में। नंबर 4 क्लू में आपने से इमीडिएटली का लफ्ज छोड़ देना, बाकी आप देखें एस सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ टी। ठीक है, टी के लेफ्ट पे
एस आता है, और अब वो एस किसी भी साइड पर या किसी भी नंबर ऑफ सीट पे बैठ सकते हैं, सिर्फ लेफ्ट पे होना चाहिए। इमीडिएटली वाला जो वर्ड है ना वो यहाँ पर ठीक नहीं है। यू सिट्स एट सीट 4, क्योंकि आगे वाली सीट है 4, यहाँ पर हम यू को बिठा देते हैं। एंड टी डज नॉट सीट एट सीट 6, तो टी जो है वो सीट 6 के ऊपर नहीं हो सकता, तो बाकी हमारे पास बचती हैं 5 और 2। अब टी से पहले हमने देखा है कि टी की लेफ्ट साइड पर जो है वो किसको होना चाहिए, एस को। तो अगर हम टी को 2 पे कर देंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड के लिए कोई जगह नहीं बचेगी एस के लिए। सो यहाँ पर हम टी को बिठाएंगे सीट नंबर 5 पे, और एस को हम बिठा देंगे सीट नंबर 2 पे। लास्ट में हमारे पास कौन बच जाएगा फिर, आर। आर को हम सीट नंबर 6 पे बिठा देंगे। ये एक इसकी अरेंजमेंट बन गई है। तो सबसे पहले अगर आपके पास मल्टीपल क्वेश्चन हैं, जिस तरह 4 या 5 क्वेश्चन हैं, आप एक अरेंजमेंट बना लें, उसके बाद आप उसको सॉल्व करें। अगर आपके पास सिंपल एक ही क्वेश्चन है तो फिर आपको इतना टाइम उसके ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। आप उसको सिर्फ स्टेटमेंट को देखें और उसके अकॉर्डिंगली आप कोशिश करेंगे आपको आंसर मिल जाए। क्योंकि फिर आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं तो आपने सबको सॉल्व करना है। अगर आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 आ जाते हैं तो सिर्फ एक दफा अरेंजमेंट बनाने से ही आप समझें कि अगर आप 2 से 3 मिनट लगा लेते हैं तो आपके 5 क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर वो कह रहा है इफ पी सीट्स एट सीट 1, जैसे कि हमने किया, विच डज नॉट विच सीट डज क्यू ऑक्यूपाई, तो क्यू कौन सी ऑक्यूपाई करेगा, सीट नंबर 3। यहाँ पर इसका आंसर है बी। Which of the following pairs must sit adjacent to each other? अब यहाँ पर देखें कि कौन से जो पेयर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ बैठे हैं। पी और आर बिल्कुल दूर हैं, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एस और टी ये भी दूर दूर हैं। क्यू और यू जो है ये आपस में एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट हैं, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ आर सिट्स एट सीट 6, आर को हमने ऑलरेडी 6 पे बिठाया। हु सिट्स एट सीट 5, तो 5 के ऊपर कौन है, टी है। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के दरमियान कितने लोग बैठे हैं, एस और क्यू 2 लोग। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन, ओके ये ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स, अब ये आप लोग मुझे बताएं कौन सी इसमें फॉल्स हो सकती है जो कि डेफिनेटली फॉल्स है। C. जी बिल्कुल ठीक है, सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और बताने का मकसद बेसिकली यही था कि आप अगर इसको एक दफा सॉल्व कर लेंगे, अगर आपके पास 3 या 5 क्वेश्चन है एक पैसेज से रिलेटेड एग्जाम में, सो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। एक दफा आपका सॉल्व किया हुआ आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आज जो एग्जाम आया है वो बिल्कुल तकरीबन इसी तरह का था। उसमें 4 डिपार्टमेंट से जो कि हमने सुबह के टाइम क्लास में किया भी था अटेम्प्ट, यहाँ पर हैं 5 प्रोजेक्ट्स हैं और 5 ही लोग हैं। अब हम इनको देखकर डिसाइड करेंगे कि किस पर्सन को कौन सा प्रोजेक्ट मिलेगा।
आप लोग खुद भी सॉल्व करें इसको साथ साथ। सो यहाँ पर जे के एल एम एंड एन है, और वो पहले क्लू में कह रहा है कि जे इज नॉट असाइन टू अल्फा और गैमा, विच मीन्स के हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और हम कर देंगे जे इज नॉट इक्वल टू। जब पेपर में हम करेंगे ना तो हमें इस तरह से शॉर्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेंगी। नॉट इक्वल के लिए आई एम यूजिंग दिस साइन फॉर नाउ। ठीक है, इस साइन का मतलब है नॉट इक्वल फॉर मी यहाँ पर। तो अल्फा और गैमा के लिए हम जी यूज कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज के इज असाइन इफ के इज असाइन टू बीटा इफ एल जो है वो असाइन होता है डेल्टा को। के जो है वो इक्वल हो जाएगा बीटा के इफ, साथ में आपने कंडीशन भी लिख लेनी है, एल इज इक्वल टू डेल्टा। एम इज नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन, या इसको हम ई से करेंगे, एम इज नॉट इक्वल टू ई। एन सिर्फ दो को साइन हो सकता है, या तो गैमा को होगा या डेल्टा को होगा। या गैमा को होगा या फिर डेल्टा को होगा। और एल जो है वो असाइन टू डेल्टा, इफ एल इज असाइन टू डेल्टा देन एम इज असाइन टू अल्फा। इसी के आगे लिख लें क्योंकि ये वही कंडीशन है, इफ एल इज असाइन टू डेल्टा, या अलग से लिख लें तो फिर एम जो है वो अल्फा को असाइन होगा। तो मतलब ये जो कंडीशन है ना ये सिमिलर बन रही है। अगर एल जो है वो डेल्टा को असाइन हो रहा है तो के बीटा को असाइन हो रहा है और एम अल्फा को असाइन हो रहा है। तो अब आपके सामने ये कंडीशंस बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ एन इज असाइन टू गैमा विच प्रोजेक्ट कुड बी असाइन टू, कुछ जे भी असाइन टू, कि जे को फिर कौन सा प्रोजेक्ट मिलेगा। अब यहाँ पर देखें, अगर हम एन को एन गैमा को असाइन कर सकते हैं, पहली बात तो ये ठीक है, एन जो है वो गैमा को असाइन हो सकता है। सो इस केस में ए जो है वो जे का हमने देखना है ना, तो वो अल्फा को होगा। तो मतलब यहाँ पर अल्फा वाली ऑप्शन खत्म हो गई है, ना ही ये अल्फा को नहीं होगा। अभी हमारे पास है 3 ऑप्शंस, बीटा, डेल्टा और एप्सिलॉन। अगर हम सपोज करें कि के जो है वो बीटा को हम असाइन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, और इसकी वजह से एल जो है वो डेल्टा को हो जाएगा और एम अल्फा को, सारी यही कंडीशन को हम फॉलो करें, तो हमारे पास एट द एंड बचेगा क्या, एप्सिलॉन बचेगा। तो जे को क्या असाइन हो जाएगा, एप्सिलॉन। इसकी समझ आ गई है। सर दोबारा बता दें। जी, इसमें देखें कि अगर हम एन जो है वो गैमा को असाइन कर रहे हैं प्रोजेक्ट, सॉरी गैमा प्रोजेक्ट जो है वो हम एन को असाइन कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि जो बीटा प्रोजेक्ट है वो हम असाइन कर रहे हैं के को, डेल्टा प्रोजेक्ट असाइन कर रहे हैं एल को, और अल्फा प्रोजेक्ट असाइन कर रहे हैं एम को। तो एट द एंड हमारे पास कौन सा एक प्रोजेक्ट बच जाएगा जो कि एम को नहीं हो सकता असाइन। सारे हमने कर दिए, सिर्फ एक प्रोजेक्ट रह गया, एप्सिलॉन। और अगर हम जे को देखें तो जे को सिर्फ दो नहीं असाइन हो सकते, अल्फा और गैमा, एप्सिलॉन हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये ठीक है, एक जे को है जो है हम एप्सिलॉन असाइन कर देंगे। जी, अब समझ आ गई है इसकी। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला आप देखें और बताएं कि कौन सा आना चाहिए। नेक्स्ट में यही पूछ रहा है कि इफ के इज असाइन टू बीटा, जो कि ये वाली कंडीशन है, के को हम
बीटा जो है असाइन कर रहे हैं। विच प्रोजेक्ट मस्ट बी असाइन टू एम असाइन टू, एम को कौन सा फिर होना चाहिए? के को कब असाइन होगा बीटा? जब एल को डी होगा और एम को फिर उस केस में क्या होगा? अल्फा असाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोजेक्ट कैन नेवर बी असाइन टू एम। तो यहां से ही देख लें, एप्सिलॉन जो है ये कभी भी असाइन नहीं हो सकता एम को। इफ एल इज नॉट असाइन टू डेल्टा, अब वो कह रहे हैं कि जो एल है ना वो असाइन नहीं किया गया डेल्टा को, तो मतलब जो के है उसको बीटा नहीं असाइन किया जाएगा और एम को अल्फा नहीं असाइन किया जाएगा। हमें यहाँ पर आकर थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब इसमें से बताएं कौन सी जो ऑप्शन है वो ट्रू होगी। बाकी स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें। नाजिया आप भी पार्टिसिपेट करें और आमना आप भी। जी सर। सर हमें मुझे ये पूछना है कि क्वेश्चन से पहले क्लूज दिए जाएंगे, एग्जाम में भी ऐसा जी होता है? जी जी, जो आज एग्जाम में हुआ है वो दिए गए हैं क्लूज, लेकिन जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में हो। आगे हम दूसरे टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो उनमें नहीं दिए जाते, लेकिन उनकी फिर डिफरेंट टाइप आ जाती है, वो इजी होते हैं। इसको अटेम्प्ट करें क्वेश्चन नंबर 9 को। 7। ऑप्शन ऑप्शन बी। बताइएगा। बी। ऑप्शन बी। सर डी। के इज बी, नॉट असाइंड टू। के इज नॉट असाइन टू बीटा। जी आमना आप कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं? ऑप्शन बी को कैसे किया आपने? क्योंकि एल इज नॉट असाइंड टू डेल्टा, तो फिर यही कंडीशन है। के इज नॉट असाइंड टू बीटा। सर कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9। और जवेरिया आपने ऑप्शन डी बताया, एन इज असाइन टू डेल्टा। यस सर। देखिए इसमें सर अगर इसका एल जो है उसको असाइन ना करें हम डेल्टा को, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। अगर हम ये वाली कंडीशन देखें जिसमें उसने स्पेसिफिकली कह दिया कि के विल ओनली बी इक्वल टू बीटा जब एल जो है वो डेल्टा के इक्वल होगा। अदरवाइज अगर एल को डेल्टा के इक्वल नहीं है तो के भी बीटा के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो है ये ट्रू होनी चाहिए। और जो ऑप्शन डी है ना, एन इज असाइन टू डेल्टा, वो गलत क्यों है? क्योंकि एन जो है वो दोनों को असाइन हो सकता है, गैमा को भी हो सकता है और डेल्टा को भी हो सकता है। ठीक है, सो द ओनली ऑप्शन दैट इज ट्रू हेयर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कंप्लीट असाइनमेंट। जी अब इनमें से बताएं कि कौन सी वैलिड होगी कंप्लीट असाइनमेंट। किसने कर लिया ये वाला? देखिए एक दफा आपने जब वो बना लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आपको इतना टाइम लगना चाहिए इसको करने के लिए। सर क्वेश्चन नंबर 10 ऊपर कर दें, थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा। ऊपर कर दूं? जी। अब ठीक है। जी सर अब ठीक है। सर ए।
एक्सप्लेन भी करें साथ, कैसे है? ये नहीं है वैसे। देखना, ए में तो उसने जे और के दोनों को एक ही प्रोजेक्ट दे दिया, तो ये कैसे पॉसिबल है कि जे और के दोनों को एक ही प्रोजेक्ट मिले? हर किसी को अलग अलग इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मिलना चाहिए ना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। जी सर। जी नाजिया और आमना, आप लोग भी सर मुझे तो इसलिए समझ नहीं आ रही क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि जो ऊपर हमने वो जो क्लूज हमें दिया गया ना उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ए में भी वो जैसे जे जो है वो बीटा के असाइन तो नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने ए ऑप्शन में भी दिया हुआ है, बी में भी दिया हुआ है, सी में भी दिया हुआ है। सी में उन्होंने एप्लिसन के असाइन कर दिया जे को, तो ये भी तो सही नहीं हो सकता। आप लोग बता दिया करें अगर मेरा माइक ऑफ हो। मैंने इसको एक्सप्लेन किया, मैंने कुछ बोला, आप लोगों को समझ आई है कुछ उसमें से? मेरा माइक कब का ऑफ है? सर काफी देर से ऑफ है, जब से आपने इसको नीचे लाया ना इस फॉर्मूले को, ये जो क्लूज दिए अच्छा, थे ऊपर। कब से ऑफ है? जी सर। तो बेसिकली मैं बता रहा था कि ऑप्शन ए में ना जे और के दोनों को बीटा दिया गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हर एक के पास अलग प्रोजेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जे को डेल्टा दिया गया, जो कि अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ठीक है, उसको अल्फा और गैमा में से कुछ भी दिया जा सकता है। के को गैमा दिया गया। अगर के को गैमा दिया गया है, इसका मतलब एल और डी, एल इक्वल नहीं होगा डी के और एम इक्वल नहीं होगा ए के। तो एल को दिया गया अल्फा, ये भी ठीक है। एम को दिया गया बीटा, लेकिन एन को दिया गया एप्सिलॉन। और एन का हमने यहाँ पर पढ़ लिया, उसके पास सिर्फ दो हो सकते हैं, या तो गैमा होगा या डेल्टा होगा। एप्सिलॉन नहीं हो सकता एन के पास, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। सर अब चलते हैं डी। जी।
सर ये एन के बाद आपने इक्वल का साइन लगाया, इसलिए इससे हमें पता चला है कि इसे सिर्फ हम गैमा या डेल्टा दे सकते हैं और कोई भी नहीं। जैसे देखें के देखिए यहाँ पर जो उसने क्लू दिया था ना, उसने कहा था एन इज असाइन टू गैमा और डेल्टा, या तो गैमा को असाइन किया जाएगा या डेल्टा को, तो इसलिए मैंने फिर उसके आगे इक्वल का साइन लगाया। जहां पर असाइन नहीं होगा तो उसके लिए मैंने ये वाला साइन यूज किया। वैसे आप लोग एग्जाम में अनइक्वल का भी कर सकते हैं, यहाँ पर मुझे मिला नहीं बोर्ड में, तो इस वजह से मैंने फिर ये वाला साइन यूज किया। सर फिर आपने एक मुझे ये भी बता दें, जैसे आपने के दरम्यान में भी इक्वल का लगाया, तो वो फिर इस तरह से के भी तो बीटा के अलावा और किसी को नहीं असाइन कर सकता। यहाँ पर ना उसने कहा है के इज असाइन टू बीटा ओनली इफ, सिर्फ उस कंडीशन में जब एल जो है वो डेल्टा को असाइन किया जाए, लेकिन जब एल ही डेल्टा को असाइन नहीं होगा तो फिर के हम किसी को भी असाइन कर सकते हैं। जी सर। और इसी तरह से अगर हम इसमें देखें फिफ्थ क्लू में, इफ एल इज असाइन टू डेल्टा, सिर्फ एल जो है अगर डेल्टा को असाइन होगा तब ही एम अल्फा को असाइन होगा, अगर एल डेल्टा को असाइन नहीं है तो तब एम किसी को भी असाइन हो सकता है। जी सर। ठीक है, और लेकिन जो एन है वो सिर्फ गैमा और डेल्टा को हो सकता है असाइन। इसी तरह जो ऑप्शन डी है ना, उसमें भी एन उन्होंने एप्सिलॉन को असाइन किया, बाकी पूरा ठीक है, लेकिन इस वजह से फिर ये भी गलत हो जाती है। लेकिन जब हम ऑप्शन सी देखते हैं ना, तो जे को असाइन किया गया एप्सिलॉन को, मतलब किया जा सकता है, सिर्फ अल्फा और गैमा को नहीं किया जा सकता। फिर के असाइन किया गया है अल्फा को, अब जब के असाइन किया गया अल्फा को तो इसका मतलब है कि एम और एल किसी को भी असाइन किए जा सकते हैं। तो एल उसने असाइन किया बीटा को और एम असाइन किया गैमा को। एम सिर्फ एप्सिलॉन को असाइन नहीं हो सकता था, उसके अलावा किसी को भी असाइन हो सकता था। और एन अब उसने असाइन कर दिया डेल्टा को, जो कि गैमा और डेल्टा में से ही एक है। तो ये कंप्लीटली करेक्ट है सीक्वेंस। समझ आ गई है इसकी अब? जी सर। यस सर। जी हाँ, आपको भी समझ आ गई है। जी सर। तो अभी तक ना हमने दो टाइप्स के क्वेश्चंस देखे हैं, एक हमने लॉजिक पजल देखी है डिपार्टमेंट असाइनमेंट टाइप, दूसरी हमने देखी है लॉजिक पजल सीटिंग अरेंजमेंट की टाइप्स। अब हम थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें पॉलिसी एंड अजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं, और इसमें बेसिकली ऐसे ही एक पैसेज दिया जाएगा और अब इसमें क्लूज नहीं होंगे, ना ही इस तरह से होगा कि 5 लोग हैं या 5 सीट्स हैं, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट होगा। और इस तरह के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन में ना इस तरह के क्वेश्चन में आपने सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, फिर आपने जाना होता है पैसेज की तरफ, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं ना तो फिर आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है उसको पैसेज को अटेम्प्ट करना। तो यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है हु इज डेफिनेटली एलिजिबल फॉर मैनेजमेंट पोजीशन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द अजम्पशन अंडरलाइंस, व्हाट assumptions underlines this policy? If Bilal obtains a safety certificate next month, he will become eligible. Yes or no? में इसका आंसर है which of the following, if true, would most weaken the policy's fairness? कि जो एक पॉलिसी बेसिकली, इन क्वेश्चन से ना हमें आइडिया हो जाएगा कि पैसेज किस चीज के बारे में है। तो जो पॉलिसी बताई जाएगी उसके इन ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो कि पॉलिसी को बहुत ज्यादा वीक कर देगी। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट कंक्लूजन इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द पैसेज। अब हम पढ़ते हैं पैसेज को। सो आप में से कोई भी वॉलंटरीली पैसेज को पढ़ सकता है। सर मैं पढ़ूं? नहीं पढ़ ले। Passage 3 Critical Reasoning Policy and Assumptions. A company policy states all employees who complete the advanced training program and have a performance rating above 8 are eligible for a management position. However, employees in the warehouse division are excluded from this eligibility unless they hold a safety certification. All completed the training has a rating of 9 and works in sales. Sarah completed the training has a rating of 7 and works in warehouse with a safety certification.
Bilal completed the training, has a rating of 8.5 and works in warehouse without a safety certification. ठीक है, तो यहाँ पर 3 लोग हैं बेसिकली हमारे पास। सबसे पहले अली है जिसकी रेटिंग है 9, और उन्होंने रिक्वायरमेंट क्या रखी है इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि वो लोग जो एक तो जिन्होंने एडवांस ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है और उनकी परफॉर्मेंस रेटिंग उस एडवांस ट्रेनिंग में 8 या उससे ऊपर है, हैव परफॉर्मेंस रेटिंग अबव 8, 8 नहीं 8 से ऊपर ही होनी चाहिए तब उनको मिलेगा। आर एलिजिबल फॉर द मैनेजमेंट पोजीशन। However, employees in the warehouse division are excluded. लेकिन जो लोग warehouse में हैं उनको exclude किया गया है इस एलिजिबिलिटी से जब तक कि उनके पास एक सेफ्टी सर्टिफिकेशन ना हो। और फिर हमने देखा कि 3 लोग हैं, अली इसकी रेटिंग है 9, मतलब इसको इजीली मिल सकता है। जो पोजीशन है मैनेजमेंट पोजीशन वो इसको मिल सकती है, और ये सेल्स में है तो वेयर हाउस डिवीजन से नहीं है, तो इसको सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, सेफ्टी सर्टिफिकेट। उसके बाद सारा है जिसकी रेटिंग है 7, लेकिन उसके पास और वो वर्क वेयर हाउस में जो है वो काम करती है विद अ सेफ्टी सर्टिफिकेशन, और उसके बाद सेफ्टी सर्टिफिकेशन भी है। बिलाल कंप्लीटेड द ट्रेनिंग एंड हैज, उसके बाद 8.5 है और वो भी वेयर हाउस में काम करता है लेकिन उसके पास सेफ्टी सर्टिफिकेशन नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। हु इज डेफिनेटली एलिजिबल फॉर द मैनेजमेंट पोजीशन, कौन है एलिजिबल? बहुत इजी क्वेश्चन है अली सर। जी, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें। Second question, what assumption underlines this policy? So option 1 is warehouse employees are less capable than sales employees. Safety certification indicates suitability for management despite position. Performance rating above are rare. Training completion guarantee promotion. देखिए इससे ना जो ऑप्शन 1 है वेयर हाउस एम्प्लॉयज आर लेस कैपेबल ऑफ सेल्स एम्प्लॉयज, इससे हम ये एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने जस्ट ये कहा है कि वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो तब एलिजिबल हो जाते हैं जब उनके पास सेफ्टी सर्टिफिकेशन हो, तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो लेस कैपेबल है उनसे। फिर ऑप्शन सी देखें, परफॉर्मेंस रेटिंग अबव 8 आर रेयर, ये भी हम इसे एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि 2 लोगों की 3 में से 2 लोगों की परफॉर्मेंस रेटिंग 8 से ऊपर है, तो ये रेयर नहीं है। तीसरी ऑप्शन देखें, ट्रेनिंग कंप्लीशन गारंटीज प्रमोशन। अब सिर्फ ट्रेनिंग कंप्लीशन से गारंटी नहीं होती प्रमोशन, उसके लिए फिर आपकी उसमें रेटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ऑप्शन बी देखें आप एंड पे, सेफ्टी सर्टिफिकेशन इंडिकेट्स सुटेबिलिटी फॉर मैनेजमेंट डिस्पाइट डिवीजन। क्या आप किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, अगर आपके पास सेफ्टी सर्टिफिकेशन है ना, चाहे आप वेयर हाउस से ही हैं, तो आपको वो मिल सकती है पोस्ट। तो इससे हम ये एज्यूम कर सकते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। समझ आ गई है इस क्वेश्चन की? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन 13 देखें, इफ बिलाल ऑब्टेन द सेफ्टी सर्टिफिकेट नेक्स्ट मंथ, और बिलाल के बारे में हमने क्या पढ़ा था, उसकी क्या रेटिंग कितनी थी? ही विल बी बिकम एलिजिबल, यस इमीडिएटली So 8.5 थी 8.6. जी, वो इमीडिएटली एलिजिबल हो जाएगा। नो हिज रेटिंग इज नॉट अबव, ये गलत है। कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ये भी गलत है, तो वो इमीडिएटली एलिजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट वीकन द पॉलिसीज फेयरनेस? जी बताएं। द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल एम्प्लॉयज। Safety certification is significantly harder to obtain in some divisions than others. उसके बाद है परफॉर्मेंस रेटिंग आर रिव्यूड एनुअली, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई, इसको आप छोड़ दें। सेल्स एम्प्लॉयज रेयरली अप्लाई फॉर मैनेजमेंट पोजीशंस, इसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई, तो हमें पहली 2 कंडीशन में से ही सिलेक्ट करना है।
द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल एम्प्लॉयज। तो ये तो ठीक है, और इससे जो है पॉलिसी की जो फेयरनेस है ना वो भी खराब नहीं होगी। दूसरी अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन बी, सेफ्टी सर्टिफिकेशन इज सिग्निफिकेंटली हार्डर टू ऑब्टेन इन सम डिवीजन्स देन अदर्स, ये गलत है। अगर ऐसा हो जाता है कि वो कहे कि कुछ डिवीजन्स के पास जो है वो इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, बाकी जो है वो इजीली नहीं ऑब्टेन कर सकते, तो इससे इनकी जो पॉलिसी की फेयरनेस है ना ये बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, वीकन हो जाएगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखें, विच कंक्लूजन इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द पैसेज। जी, कंक्लूजन दें इसका, पैसेज का। अब आप लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल है और सामने आंसर है, बाकी सारी ऑप्शंस हमने इसमें ऑलरेडी पढ़ी। क्या सी हो सकता है? सी, चले सी को देखते हैं। सारा विल डेफिनेटली बी प्रमोटेड। तो ये हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते इसमें से, क्योंकि सारा की रेटिंग ही 7 है और उसके पास सर्टिफिकेशन भी नहीं है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं प्रमोट हो सकती। ये गलत हो जाएगी ऑप्शन। सर ए ऑप्शन। चलें ए को देखते हैं, ऑल वेयर हाउस एम्प्लॉयज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनेजमेंट। ऐसे भी नहीं है, उन्होंने कहा है कि अगर किसी वेयर हाउस एम्प्लॉय के पास सर्टिफिकेशन है, सेफ्टी सर्टिफिकेशन, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो सबको तो नहीं निकाला गया ना मैनेजमेंट से, ये भी गलत है। मुझे लग रहा है आपको इस पैसेज की समझ नहीं आई। जवेरिया आप बताएं, आमना आप बताएं, आपको समझ आई है पैसेज की? सर समझ तो आई है लेकिन इसमें आंसर नहीं पता चल रहा। आमना आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल रहा है? भी हो सकता है ना, सर इसका लास्ट है। नहीं ये भी नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने, सबसे पहले दोबारा, अब जवेरिया आप एक एक दफा ना पैसेज को पढ़े। आमना आप भी पढ़े और नाजिया आप भी पढ़े खुद से। जी, अब अगर पढ़ लिया तो दोबारा मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, और अब बताएं कि कौन सा आंसर होना चाहिए यहाँ पर। देखें, 3 स्टेटमेंट इसमें से ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। कंक्लूजन निकालना है ना कि जो बेसिकली पैसेज में बात की गई है उसके ऑपोजिट बात नहीं बतानी हमने। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें, ऑल वेयर हाउस एम्प्लॉयज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है। जब हम इधर जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि अगर किसी वेयर हाउस एम्प्लॉय के पास सेफ्टी सर्टिफिकेशन है तो वो भी मैनेजमेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, तो ये गलत हो गई। दूसरे नंबर पर, रेटिंग अलोन डिटरमिन एलिजिबिलिटी फॉर नॉन वेयर हाउस एम्प्लॉय टू कंप्लीट ट्रेनिंग। ये ऑप्शन बेसिकली ठीक है, तो मैं इसका एंड पे बताऊंगा ये ठीक कैसे है। सारा विल डेफिनेटली बी प्रमोटेड, सारा की रेटिंग ही 7 है, तो उसको प्रमोट तो नहीं किया जा सकता ना उसके पास। और दूसरा वो फिर से वेयर हाउस एम्प्लॉय है और उसके पास सेफ्टी सर्टिफिकेशन तो है, लेकिन उसकी जो रेटिंग है ना वो 7 है। तो यहाँ पर रेटिंग ही उन्होंने कह दी थी कि 8 से अबव होनी चाहिए, 7 वाला तो कर ही नहीं सकता, एलिजिबल ही नहीं है। ट्रेनिंग कंप्लीशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर वेयर हाउस एम्प्लॉयज।
तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग कंप्लीशन डेफिनेटली रिक्वायर्ड है वेयर हाउस एम्प्लॉयज के लिए, अदरवाइज वो प्रमोट ही नहीं हो सकते। तो ऑप्शन डी भी बचती है, ऑप्शन बी। अब वो ठीक कैसे है? रेटिंग alone determines eligibility for non-warehouse employees who complete training. अब देखिए बात हो रही है नॉन वेयर हाउस एम्प्लॉयज की, जो लोग वेयर हाउस में नहीं है और उनके लिए सेफ्टी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं थी, उनको सिर्फ रेटिंग की जरूरत थी। ठीक है, उनको सिर्फ रेटिंग की जरूरत थी, मतलब उनके लिए जो क्राइटेरिया था वो सिर्फ रेटिंग का था। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है। रेटिंग alone determines eligibility for non-warehouse employees who complete training. क्लियर हो गया आपको? जी सर। यस सर। चलें ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन 16 देखें। A man says she is the daughter of my grandfather's only son. के तो उस मैन के साथ उस वुमेन का क्या रिलेशन होगा? कि एक बंदा है, सर ये उसकी सिस्टर होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। चलें अब आप बताएं, आपने ये कैसे किया, दूसरों को भी करवाएं। क्योंकि सर वो ये कह रहा है ना कि शी इज़ द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मींस कि वो अपने दादा अबू का नेम ले रहा है कि उसके जो ओनली एक बेटे हैं उनकी ये डॉटर हैं, तो वो जो उनके बेटे होंगे उसके दादा अबू के, तो वो उसके बाबा होंगे, तो इसीलिए वो उसकी बहन हुई। जी है, बिल्कुल ठीक है। अब देखें उसके जो ग्रैंडफादर है ना, उनका सिर्फ एक ही सन है, उनका एक ही बेटा है। अगर हम ऊपर की साइड से हैं तो उनका एक ही बेटा है, और वो उस उनके बेटे की बेटी है, और वो उसी उसका भी ग्रैंडफादर है और उस लड़की का भी ग्रैंडफादर है। या जो उसका ऑब्वियसली, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर का एक ही बेटा है, तो वो उस आदमी का जो बेटा है, उसके ग्रैंडफादर का बेटा, वो भी उसका बेटा ही है। तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों आपस में बहन भाई हैं। इसका आंसर सिस्टर है। क्लियर हुआ है ये सबको? यस सर। जी। अब नेक्स्ट देखें, ए इज डीज ब्रदर। ए जो है वो बी का भाई है। सी इज डीज मदर। ए सन इज डी। अच्छा, इसको करने के लिए ना कुछ लोग इस तरह से डायग्राम भी बना लेते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक क्वेश्चन की।
यहाँ देखें, अब जो दोनों ऑफिस में भाई भाई है ना, या जो बेसिकली एक ही जनरेशन के लोग हैं, वो है ए। अब जब हमने एक जनरेशन के लोगों को लिखना हो ना, हम उनके दरमियान इस तरह से ना एक लाइन लगा सकते हैं। और ये भी, ये दोनों ऑफिस में भाई हैं। अब सी इज बेसिकली द मदर, डी इज मदर। सी जो है वो डी की मदर है। अब डी एक अलग से बंदा है जो कि ए का बेटा है। अब ए के लिखने यहाँ पर हम लिखेंगे ए का बेटा। ए का बेटा कौन है? ए का जो बेटा है वो डी का भाई है। अब हम ए का बेटा, उसने ये नहीं बताया कि ए सन, ए का बेटा कौन है। वो बेसिकली कोई भी है और डी का भाई है। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? अब वो कह रहे हैं कि बी जो है वो सी से कैसे रिलेटेड है। और सी बेसिकली बताया गया है, ये जो डी है ना, इसकी मदर है सी। तो यहाँ पर अब आप लोग बताएं क्या रिश्ता होगा इनका। आई थिंक ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया कैसे है। यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, उनमें उसका रिश्ता मौजूद नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। कुछ और रिश्ता बनेगा, मतलब ना वो उसका ब्रदर है, ना सिस्टर है, ना सिस्टर इन लॉ है। सर ये सर बी का सी के साथ ना, सर ये इनकी जो है वो सिस्टर इन लॉ होगी क्योंकि उसकी भाभी होगी बी की। अगर हम बी को एज अ फीमेल कंसिडर करें ना, अगर हम बी को कंसिडर करें एज अ फीमेल, फिर सिस्टर इन लॉ ठीक है। अब देखिए ना, यहाँ पर जो ए है उसका बेटा है ए, वो ए ऐसे में लिखा हुआ है उसका बेटा, और इसका जो भाई है वो डी है। अब हमने देखना बी और सी कैसे रिलेटेड है। और जो डी था उसकी मदर थी बेसिकली सी। ठीक है, तो यहाँ पर ना बेसिकली आएगा कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। डी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि सी को हम मदर कंसीडर कर रहे हैं, तो बी को हम फादर ही कंसीडर करेंगे डेफिनेटली। और जो कि नहीं बन सकता, अगर हम बी को मदर कंसीडर करें फिर इसका आएगा सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। सर जी सर ये जो 17 क्वेश्चन किया ना, इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रही है। जी कैसे? सर इसमें ऐसे कि ए और बी जो है ये दोनों ब्रदर्स हुए फिर। जी देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है ए इज बीज ब्रदर। ये जो जी है तो वो ये बी का दोनों, भाई है। जी सर। तो उसके बाद जो सी है वो खुद मदर है डी की। जी और ऐसे अब ही है। जो ए का बेटा है वो डी का भाई है। तो फिर इस तरह से ये डी और ए का बेटा ये जो है वो ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे।
और सी मदर होगी और ए इनका फादर होगा। ए इनका तो फादर हो सकता है, ए और डी का डेफिनेटली, वो ए और एस जो मैंने लिखा है ना, उसका और डी का दोनों का फादर है ए। जी लेकिन वो B के साथ जो उसका रिलेशन है ना, वो उसका भाई या बहन का है। ए जो है वो मेल है, ये कंफर्म बात है। बी जो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। जी जी सर, क्लियर हो गया। जी आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। के इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड हिज वाइफ is the only daughter of my mother. How is the woman related to the man? देखिए, उसकी वाइफ वो बेसिकली ये कह रही है कि इसकी जो वाइफ है ना, ये मेरी वालिदा की एक ही बेटी है। तो मतलब वो खुद ही है, वो अपने बारे में बता रही है। तो उसकी वो क्या होगी, आदमी की बीवी होगी, वाइफ है उसकी। क्लियर है ये? जी सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स इज द सन ऑफ वाई एंड वाई इज द डॉटर ऑफ जेड, that is the father of W. How is W relate to X? जी बताएं कैसे होगा रिलेट। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें। जुबेरिया, आपको समझ आ रही है क्वेश्चंस की? जी सर, आ रही है। और आमना, आपको आप कर रही है क्वेश्चन सॉल्व? जी सर। सर इसमें कैन नॉट बी अब डिटरमिन्ड। देखिए, इसकी ना मैंने एक डायग्राम बनाई है। बेसिकली मुझे ना ये कंप्यूटर पे बनानी नहीं आ रही। मैं अपना वीडियो ऑन करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी बताएं, नजर आ रही है आपको ये डायग्राम? जी सर। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है स्टेटमेंट में। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, आप इस तरह से एक डायग्राम बनाया करें। सबसे पहले कह रहा है वो कि एक्स इज द सन ऑफ वाई। एक्स जो है, अब सन है, ये बेटा है किसका, वाई का। ऊपर की तरफ एरो जाएगा, जो उसका बाप है ना वो ऊपर की तरफ आएगा, जो एरो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, वाई का बेटा है। आगे वो कह रहा है कि वाई इज द डॉटर ऑफ, मतलब वाई तो एक फीमेल है, मतलब एफ है ये, मतलब ये डॉटर है जेड की। वाई इज द डॉटर ऑफ जेड। तो जेड जो है वो ग्रैंडफादर हो गया एक्स का। समझ आ गई इसकी? जी मैटरनल सर। ग्रैंडफादर। जेड का एक और बेटा है या बेटी भी हो सकती है। जेड इज द फादर ऑफ डब्ल्यू। जेड जो है वो डब्ल्यू का भी फादर है। तो मतलब ये इस जनरेशन में आ गया। अब ये दोनों आपस में बहन भाई हो सकते हैं। ये क्योंकि फीमेल है तो ये या तो ब्रदर हो सकता है या उसकी सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होगा? ये इसके भाई बहन का बेटा है, ठीक है। ये बहन है ना, वाई जो है वो फीमेल है, ये इसकी बहन का बेटा है। अब या तो अगर तो ये अंकल भी हो सकता है उसका, अगर ये तो ये मेल है अंकल है, अगर ये फीमेल है तो ये आंट है। तो इनमें से कोई भी एक रिलेशन हो सकता है उसका। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। समझ आ गई इसकी कैसे है ये? और जब भी इस जी तरह का सर। क्वेश्चन है ना आपके पास, तो आपने एक डायग्राम बना लेनी है। जिस तरह अगर कह दे कि वाई उसका बेटा है एक्स का, तो एरो नीचे की तरफ लग जाएगा। वाई बेटा है एक्स का, तो एरो नीचे की तरफ लग जाएगा।
और अगर हम कहें कि एक्स वो किसका बेटा है, एक्स जेड का बेटा है, तो एरो ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब अगर दो बहन भाई हैं तो उनके साथ इस तरह का साइन लगेगा। अब इस तरह मैं कहता हूँ कि इसका भाई है, बी इसका भाई है, तो इस तरह का साइन लग जाएगा और ये दोनों एक ही कह दें कि जनरेशन में आएंगे। फिर वो कहे कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, तो अब आपके लिए निकालना इजी हो जाएगा। ये इसका अंकल है, वाई का अंकल है, और अगर बी से देखें तो ये इसका भतीजा है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पी इज द फादर ऑफ क्यू। वो कह रहे हैं जो पी है वो फादर है किसका, क्यू का। आर इज द सन ऑफ क्यू। फिर क्यू का एक बेटा है आर। एस इज द ब्रदर ऑफ आर। तो एस इसका भाई है। एंड हाउ इज एस रिलेटेड टू पी। तो अब हमने देखना एस कैसे रिलेटेड है, सॉरी, पी से। ठीक है। हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, तो बताएं क्या रिलेशन बनेगा इनका। ये उसका फादर है एस सर का, दोबारा मतलब ये अगर बता इसका दें। बेटा है तो ये भी इसका बेटा होगा ना। ये अगर इसका बेटा है तो ये भी इसका बेटा है, क्यू भी उसका बेटा है। और पी फिर क्या बनेगा, पी उसका बन जाएगा ग्रैंड फादर। या अगर ग्रैंड इसका पूछ है तो फिर ये ग्रैंड सन बनेगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन है। मैं दोबारा बताता हूँ। वो कह रहे कि पी इज द फादर ऑफ क्यू, तो पी जो है वो किसका फादर है, क्यू का। आर इज द सन ऑफ क्यू। क्यू का बेटा कौन है, आर है। इसी तरह एस इज द ब्रदर ऑफ आर। आर का ब्रदर एस है, मतलब क्यू का ही बेटा है ये भी। ठीक है, ये दोनों क्यू के ही बेटे हैं, तो ये दोनों आपस में भाई हैं। अब मुझसे पूछा है कि पी से एस का क्या रिलेशन है, तो ये दादा था उसका P। समझ आ गई आपको ये। जी सर आ गई। तो इस तरह से जब आप डायग्राम बना के करेंगे ना, आपके लिए इनको सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। जवेरिया आपको भी समझ आ गई है, यस सर। और आमना आपको। जी सर समझ सर आ ये जो गई। 19 था ये मुझे समझ नहीं आया। जी मैं दोबारा समझाता हूँ। ये मेरी आपको स्क्रीन ही शो हो रही है। सर हो नहीं रही है सर। सर। और ये स्क्रीन शो होने कब बंद हुई थी। सर जब आप नोट उधर पेज पे करवा रहे थे पीएस तब। वाला जब करवाया आपने। जब मैंने वीडियो ऑन की तो स्क्रीन चली गई थी। अच्छा, शायद ऐसा ही हो, वीडियो ऑन करें तो स्क्रीन चली जाती हो। मतलब मैं दोबारा वीडियो ऑन करूंगा तो स्क्रीन फिर चली जाएगी। जी सर। नहीं, अब तो मेरे ख्याल से है स्क्रीन भी। जी शायद कोई सर और इशू हुआ होगा। चलिए 19 वाला दोबारा डिस्कस करते हैं। इफ एक्स इज द सन ऑफ वाई। एक्स किसका बेटा है, वाई का। तो वाई फादर है तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। और वाई इज द डॉटर ऑफ जेड। ये बेसिकली फीमेल है, फीमेल के लिए हम ये वाला साइन भी यूज कर सकते हैं। और ये किसकी बेटी है, वाई जेड की। इसको थोड़ा नीट कर लेते हैं। जेड, फिर वाई जो कि फीमेल है, उसके बाद एक्स। और फिर वो कह रहे हैं कि यहां तक क्लियर है, ये मैंने किस तरह बनाया है। यस सर। जेड जो है वो डब्ल्यू का भी फादर है। अगर मैं इधर दोबारा से जेड लिखूं या इसी को मैं इस तरह नीचे ले जाऊं तो ये डब्ल्यू का भी फादर है, मतलब इसके दो बेटे हैं। एक ये है, ये मेल या फीमेल इसका कोई भी जेंडर हो सकता है, इसका जेंडर नहीं बताया गया। एक तो बेटी है ये, तो मतलब ये दोनों आपस में क्या है, या तो बहन भाई हैं या दोनों बहनें हैं आपस में। क्लियर है ये दोनों एक ही जनरेशन में है।
तो अब इससे इसका क्या रिलेशन बनेगा? अगर तो ये फीमेल है ना तो ये इसकी आंटी है, अगर ये मेल है तो ये इसका अंकल है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। जी, अब समझ आ गई? इसकी मेल के लिए ये साइन यूज कर सकते हैं, फीमेल के लिए ये वाला। यस सर। तो जितने भी ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चंस होंगे ना, अगर आप वो इस तरह डायग्राम के थ्रू करेंगे तो आपके लिए करना काफी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, सिलो सिलोजिज्म। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी। ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स फेड क्विकली। और बेसिकली दो कंक्लूजन दिए गए हैं हमें। सम रोजेज फेड क्विकली, कंक्लूजन टू ऑल फ्लावर्स आर रोजेज। देखिए, अब ऑल रोजेज तो फ्लावर्स है, ये ठीक है, लेकिन अगर हम ये पढ़े ना कि ऑल फ्लावर्स आर रोजेज तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। तो मतलब जो कंक्लूजन 2 है ना वो तो गलत है। कंक्लूजन 1 की बात करते हैं। सम रोजेज फेड क्विकली, सम फ्लावर्स फेड क्विकली। तो ये ठीक हो सकता है कि उसने कहा है कि सम फ्लावर्स या सम रोजेज फेड क्विकली, लेकिन ऑल रोजेज जो है वो फ्लावर नहीं हो सकते। इसकी समझ आ गई है? इसमें ना बेसिकली हमें वो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, फिर आगे कंक्लूजन बताए जाते हैं, और ऑप्शंस में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या कौन सा कंक्लूजन ठीक था। ऑप्शन में आपको कहते हैं दोनों ठीक है, एक या कहते हैं कंक्लूजन 1 ठीक है, कंक्लूजन 2 ठीक है, या कोई भी नहीं ठीक। इस तरह से ऑप्शन होती हैं ऐसे क्वेश्चन में। जी बताएं, कोई क्वेश्चन था आपका? नो सर। और आप बता दें। जी सॉरी, किसी और ने भी साथ बोला है, मुझे बात नहीं समझ आई। सर एक बार दोबारा बता दें, यही वाला, रोजेस वाला। जी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि सिलोजिज्म के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, उनमें आपके पास कंक्लूजन दिए गए होंगे और कुछ स्टेटमेंट्स दी गई होंगी, उनको आपने इंटरप्रेट करना है कि उनका क्या मतलब है। ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, जितने भी रोजेज है ना वो फ्लावर्स के अंदर शामिल है। बट अगर हम इसके ऑपोजिट बात करें ना, ऑल फ्लावर्स आर रोजेज, तो ये बात गलत होगी। दूसरी फिर उसने हमें स्टेटमेंट दी, सम फ्लावर्स फेड क्विकली। तो अगर फ्लावर जो है वो क्विकली फेड कर सकते हैं, तो रोजेज भी क्योंकि फ्लावर्स का ही हिस्सा है, तो कंक्लूजन 2 में वो बता रहा है ऑल फ्लावर्स रोजेस आर रोजेस, सॉरी, कंक्लूजन 1 में सम रोजेस फेड क्विकली। कंक्लूजन 2 तो गलत है, सम रोजेस फेड क्विकली। तो ये बात ठीक हो सकती है। आगे वो पूछेगा इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो ठीक है। ओनली वन फॉलोज, ये ठीक है। ओनली टू फॉलोज, ये गलत है। बोथ फॉलोज भी गलत है। नीदर फॉलोज, ये भी गलत है। इसकी समझ आ गई है आपको? यस सर। आमना आपको भी समझ आ गई है? यस और सर। नाजिया आपको? जी सर, आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो कैट्स आर डॉग्स। स्टेटमेंट्स हैं, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। कंक्लूजन 1, नो कैट्स आर एनिमल्स। क्या ये फॉलो कर रही है स्टेटमेंट? नो सर। यस सर। नहीं सर, इसमें वो एनिमल्स कह रहे हैं। एनिमल्स में तो फिर डॉग के अलावा बाकी एनिमल्स भी हो सकते हैं। इधर तो सिर्फ वो अब डॉग इसको का कह समझो, रहे हैं। ठीक है। ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, कि जितने भी डॉग्स हैं ना वो एनिमल्स हैं। और नो कैट्स आर डॉग्स, कि जो कैट्स है ना वो डॉग्स नहीं है। इसका मतलब कि जितने भी डॉग्स हैं वो एनिमल्स हैं, लेकिन जो कैट्स हैं वो डॉग्स नहीं है। तो मतलब इसमें कंक्लूजन 1 जो बता रहे हैं नो कैट्स आर एनिमल्स, ये गलत है। इस ये जो है वो फॉलो नहीं कर रहा। स्टेटमेंट 2 देखें, कंक्लूजन 2, सम एनिमल्स आर नॉट कैट्स। बताइए ठीक हो सकता है? जी सर, ये ठीक है। क्योंकि वो सम ओनली टू एनिमल्स की फॉलो, बात कर रहे हैं। जी,
वो ऑल एनिमल्स की बात नहीं कर रहा। और दूसरी चीज अगर हम देखें तो उसने कहा था ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, बट ऑल एनिमल्स आर डॉग्स ये नहीं उसने कहा था। मतलब एनिमल्स में सारे डॉग्स तो आ ही रहे हैं, साथ में कैट्स भी आ सकती हैं। अगर यहाँ पर कंक्लूजन वन में ये होता ना कैट्स आर एनिमल्स, तो ये भी ठीक होनी थी, क्योंकि कैट एनिमल्स में कैट्स भी आ सकती हैं, डॉग्स भी आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। उसने ये नहीं कहा कि कैट्स जो है वो एनिमल्स ही नहीं है, उसने कहा कैट्स डॉग्स नहीं है। तो जब उसने कह दिया नो कैट्स आर एनिमल्स, कि कैट्स जो है वो एनिमल्स नहीं है, तो फिर ये फॉलो नहीं करती। और सिर्फ जो ऑप्शन 2 है या कंक्लूजन 2 है वो फॉलो होता है इसमें, और ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। क्लियर है ये? जी सर। क्वेश्चन 23 देखें और आप लोग अब मुझे बताएं कि इसका क्या आना चाहिए। सर इसमें सेकंड कंक्लूजन आ रहा है, वो करेक्ट है? सर और इसमें जवेरिया आप बताएं। डी। ऑल इंजीनियर्स आर ग्रेजुएट्स, जितने भी इंजीनियर्स हैं वो सब ग्रेजुएट्स हैं। सम ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड, ये तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। कंक्लूजन वन में वो कह रहा है सम इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड, कि सारे इंजीनियर जो हैं वो ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में उसने कहा सम ग्रेजुएट्स, सारे नहीं, सम ग्रेजुएट्स। सम ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड, so some engineers are unemployed. Second option is some unemployed people are engineers. ये दोनों ही ठीक है। समझ आइए ये दोनों कैसे ठीक है? यस सर। जी आमना, आपको भी समझ आती है? जी सर। सर जी सर वो कहता है ना स्टेटमेंट में ऑल इंजीनियर्स आर ग्रेजुएट्स, जितने भी जी इंजीनियर्स हैं वो सारे ग्रेजुएट्स हैं, फिर सम जी इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड कैसे हो सकते हैं? सम ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। देखें जितने भी इंजीनियर्स हैं ना वो सारे ग्रेजुएट्स हैं, और फिर आगे वो बता रहा है कि कुछ जो ग्रेजुएट्स हैं ना वो अनएम्प्लॉयड हैं। इतनी स्टेटमेंट की समझ आ गई अब, क्योंकि इंजीनियर्स जो हैं सारों को ग्रेजुएट्स कहा जा रहा है। अब हम समझ उन्हीं में से कुछ ऐसे भी होंगे जो कि अनएम्प्लॉयड भी हैं, ग्रेजुएट्स। तो कंक्लूजन वन है सम इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड। तो जो ग्रेजुएट्स थे या जो इंजीनियर्स थे उनमें से कुछ जो है वो अनएम्प्लॉयड है, तो ये ऑप्शन ठीक है। कंक्लूजन वन समझ आ गई इसकी कैसे ठीक है? जी सर। फिर कंक्लूजन टू देखें, सम अनएम्प्लॉयड पीपल आर इंजीनियर्स। तो वो सबका नहीं कह रहा कि सारे ही अनएम्प्लॉयड जो है वो इंजीनियर्स हैं, कुछ कह रहे हैं। तो कुछ तो हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू अबव स्टेटमेंट सम ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। उसके बाद स्टेटमेंट 24, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर क्वाड्रिलेटरल्स। कंक्लूजन वन, ऑल स्क्वायर्स आर क्वाड्रिलेटरल्स, और ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर स्क्वायर्स। तो इसमें बेसिकली फर्स्ट वाला ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, और ऑल रेक्टेंगल्स जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल्स हैं। इसका मतलब है ऑल स्क्वायर जो हैं वो भी क्वाड्रिलेटरल्स के इक्वल हैं। तो ऑप्शन वन ठीक है। कंक्लूजन
टू की जब बात करते हैं ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर स्क्वायर्स, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो सारे ही स्क्वायर्स हैं। ऑल स्क्वायर्स तो क्वाड्रिलेटरल्स हो सकते हैं, लेकिन सारे क्वाड्रिलेटरल्स स्क्वायर्स नहीं हो सकते, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ कंक्लूजन 1 ठीक है। क्लियर है ये भी? जी आमना, क्लियर है? फिर दोबारा बता दूंगा ना। जी, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, कि जितने भी स्क्वायर्स हैं ना वो रेक्टेंगल्स के इक्वल हैं, या सारे जो स्क्वायर्स हैं वो रेक्टेंगल हैं। अब जब रेक्टेंगल्स हैं तो जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल्स हैं। इसका मतलब क्या है कि जितने भी स्क्वायर्स हैं वो भी क्वाड्रिलेटरल्स के इक्वल हैं। आप इसको इक्वल समझ लें कि सारे स्क्वायर्स जो हैं वो रेक्टेंगल्स के इक्वल हैं, फिर सारे जो रेक्टेंगल्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल्स के इक्वल हैं। जब सारे रेक्टेंगल्स क्वाड्रिलेटरल्स के इक्वल हैं तो स्क्वायर्स भी डेफिनेटली क्वाड्रिलेटरल्स के इक्वल होंगे। अब समझ आ गई इसकी? इस वजह से ऑप्शन 1 यस ठीक सर। है। और जब हम कंक्लूजन 2 की बात करते हैं, ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर स्क्वायर्स, तो कहीं पे वो ये नहीं कह रहे कि क्वाड्रिलेटरल्स सारे ही स्क्वायर्स हैं। ठीक है, सो हो सकता है कुछ क्वाड्रिलेटरल्स ऐसे हों जो कि स्क्वायर्स ना हो, उनकी कोई और शेप हो। हमने बेसिकली स्टेटमेंट्स को देखकर बताना है, तो इस वजह से कंक्लूजन 2 इसमें रॉन्ग है। लास्ट वन देखें, अब लास्ट वन आप लोग करें दोबारा से। आमना, आप बताएं लास्ट वन का। लास्ट वाला बहुत इजी है, आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा। जी आमना जी बताएं। सर। आमना क्लास में नहीं है अब। और जवेरिया आप बताएं। सर बोथ फॉलो। नाजिया आप बताएं। सर इसमें फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो मुझे सही लग रहा है। जी, इसमें फर्स्ट वाला ठीक है। अब देखें क्यों। यहाँ पर कहा गया है सम टीचर्स आर राइटर्स, कुछ टीचर्स राइटर्स हैं, सारे राइटर्स नहीं हैं। और उन राइटर्स में से सारे जो राइटर्स हैं ना वो रीडर्स हैं। इसका मतलब कुछ जो टीचर्स हैं इनमें से जो राइटर भी होंगे और रीडर भी होंगे फिर। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला ठीक है, सम टीचर्स आर रीडर्स। लेकिन जब हम सेकंड देखें ना, ऑल टीचर्स आर रीडर्स, तो ये गलत है, क्योंकि कुछ टीचर्स ही राइटर्स हैं, सारे टीचर्स राइटर्स नहीं हैं। अगर वो कहता ऑल टीचर्स आर राइटर्स और ऑल राइटर्स आर रीडर्स, फिर दूसरा भी ठीक होता। अब उसने कहा है कुछ टीचर्स हैं वो राइटर्स हैं, तो सारे टीचर रीडर नहीं बन सकते, सिर्फ जो सारे राइटर्स हैं वो रीडर बन सकते हैं। जी जबरिया, आपको समझ आ गई है कि 2 वाला क्यों नहीं ठीक? यस सर। सर मुझे लगा कि ना तमाम टीचर ही राइटर हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी इजी है, नंबर्स एंड लेटर सीरीज। और आज भी एग्जाम में 2 नंबर सीरीज आई हुई थी। एक आई थी जिसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 प्लस भी किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 प्लस भी किया। इस तरह की आज वो काफी कॉम्प्लेक्स थी जो सीरीज आई थी। मैं आपको ग्रुप में शायद शेयर किया मैंने वो वाला क्वेश्चन पेपर, तो आप देखिएगा। तो बेसिकली वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर। अब देखें जो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है? 3 7, 3 में कितना ऐड हुआ है? 4। फिर 7 के बाद कितना ऐड हुआ है? 8। 8 के बाद ये बल्कि अभी रिसेंटली कल परसों ये भी आई है सेम यही वाली। 8 के बाद 16 ऐड हुआ, मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 ऐड हुआ, फिर 8 ऐड हुआ, फिर 16 ऐड हुआ, फिर कितना ऐड होगा? 32। और अब जब हम 62 में कितना ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32 को डबल करें
64 ऐड करेंगे हम 63 में, तो आंसर क्या आएगा? 127। 27। जी। फाइंड द नेक्स्ट टर्म। अब ए के बाद उन्होंने एक लेटर छोड़ा है, बी छोड़ा है और सी आया है। सी के बाद कितने लेटर छोड़े हैं? डी और ई दो छोड़े हैं। इसका मतलब अब आगे वो 3 छोड़ेगा। एफ के बाद जी एच आई छोड़ा, जे आया, अब आगे 4 छोड़ेगा वो। के एल एम एन, फिर ओ आया, अब आगे 5 छोड़ के अगला जो लेटर आएगा वो आंसर है। पी क्यू आर एस टी। ठीक है, टी तक छोड़ दिया हमने, तो आंसर क्या आया? यू। क्लियर है ये भी? जी सर। देन नेक्स्ट इज फाइंड द मिसिंग नंबर। 2 के बाद 6 है, देन 12 है। तो 2 के अंदर कितने की एडिशन हुई है? 4 की, और 12 में 6 की। इसी तरह नेक्स्ट एडिशन हुई है 8 की, फिर 10 की एडिशन हुई है। अब आगे कितने की एडिशन होनी चाहिए? सर 12 की नहीं। 12 की। ठीक है, 12 की ही होनी चाहिए। 10 की हो गई ना, हर एडिशन में +2 और है। अब 12 की एडिशन होगी तो आंसर 42 आएगा। सर जो फर्स्ट वाला फाइंड द था उसमें 2 से 6 जब उसने बनाया, लेकिन उसमें उसने 4 ऐड किया। जी, वो बेसिकली ना स्टार्ट वाला होता है, वो हमें बता रहा होता है अब आगे क्या सीक्वेंस चलेगा, उसमें कुछ भी ऐड कर सकता है। हो सकता है वो यहाँ पर 6 ऐड कर देता और फिर आगे 2 का एडिशन करता। हमने सीक्वेंस देखना होता है। तो उससे आगे देखें, 4 अगर यहाँ पर ऐड हुआ है तो आगे 4 में 2 प्लस करके 6 ऐड किया है, 6 में 2 प्लस करके 8 ऐड किया है, 8 में 2 प्लस करके 10 ऐड किया है, और अब 10 में हम 2 प्लस करके 12 ऐड करेंगे तो 42 आंसर आएगा। जी सर। सर ये जो आपने 27 बताया, ये एक बार दोबारा बता दे, कैसे सीरीज रखी है? 27 कौन? अच्छा, क्वेश्चन 27। जी, यहाँ पर ना ए के बाद उसने एक लेटर छोड़ा है, बी और फिर सी आया है। अब सी के बाद उसने 2 लेटर छोड़े हैं, कौन कौन से? डी और ई। उसके बाद एफ आया है, एफ के बाद वो 3 लेटर छोड़ रहा है, जी एच आई। जिसके बाद जे आया है, और जे के बाद उसने 4 लेटर छोड़े हैं, के एल एम एन और ओ आया है। अब आगे वो 5 लेटर छोड़ेगा, पी क्यू आर, 5 छोड़ दिए, अब यू आना चाहिए, तो यू हमारा आंसर है इसमें। क्लियर है अब? यस सर, क्लियर है। फाइंड द ऑड वन आउट। फिर इस तरह के भी आते हैं। ऑड वन का क्या मतलब है? ये अगर हम देखें ना, 8 ये 3 का क्यूब है, 27 3 सॉरी 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है। अब 5 का क्यूब हमारे पास आना चाहिए 125, जबकि उसने दरमियान में एक 100 का नंबर भी दिया हुआ है, तो ये ऑड नंबर है। ये मतलब एक बिल्कुल पेक्यूलियर है, अजीब नंबर है, ये इस सीरीज में नहीं बनता, तो इसलिए इसको हम फाइंड करेंगे तो 100 जो है इसमें हमारा आंसर होगा। फाइंड द नेक्स्ट टर्म। 1 4 9 16। अब 1 के अंदर कितना एडिशन हुआ है? 3 का। उसके बाद 5 का एडिशन हुआ है 4 में, फिर एडिशन हुआ है 7 का, मतलब ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं। 3 के बाद फिर 5 11। आता है ऑड नंबर, फिर 7 आता है, फिर 9 आता है, और अब जो है हम 25 में 11 का एडिशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36। ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है कि आपके पास एडिशन वाले ही आएंगे। जैसे आपने ये देखा, ये क्यूब वाले थे, 8 के बाद मतलब 2 के बाद 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, इस तरह से भी आ सकते हैं। तो सिर्फ आपने उसको एडिशन के हवाले से नहीं देखना, आपने उसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपने अपना आंसर फाइंड आउट करना है। क्लियर है ये? जी सर। ये आज एग्जाम में आया है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसने बेसिकली कहा था FIA इज इक्वल टू। अब उसने क्या किया था, FIA को कह दिया था किसके इक्वल है? जी। बेसिकली उसने ये किया था कि इससे अगला F का अगला लेटर है जी, I का अगला लेटर कौन सा है? जे। ठीक है, और A का है B, GJB। उसने कहा था FIA इज इक्वल टू GJB।
तो हमने बेसिकली इसमें यही फाइंड आउट करना होता है। अगर वो यहाँ पे समर को कह रहा है कि वो TVNN FS के इक्वल है, तो ये कैसे है? S से अगला लेटर कौन सा आता है? T। U से अगला लेटर कौन सा आता है? V। M से अगला लेटर आता है N। फिर M से अगला लेटर आता है N। E से अगला लेटर आता है F। R से अगला लेटर आता है S। तो इस तरह से हमने उसका सीक्वेंस बताना होता है। यहाँ पर देखें विंटर का एक वर्ड है, इसको अब आप कोड करें। कैसे आप करेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस, इसी कोड के अकॉर्डिंग। W के बाद कौन सा लेटर आता है? X आता है, तो सारी ऑप्शन में हमारे पास X है। I के बाद कौन सा आता है? J आता है, सारी ऑप्शंस में है। N के बाद O आता है, ये भी सारी ऑप्शंस में है। T के बाद कौन सा आता है? U, और ये भी सारी ऑप्शंस में है। T के बाद आता है F, और F जब आया ना तो ये वाली हमारी ऑप्शन खत्म हो गई है। अब 3 ऑप्शन में से हमने सिलेक्ट करना है। और R के बाद कौन सा आएगा? एस। S। तो कौन सा ठीक हुआ फिर? फर्स्ट ए वाला। A। तो अब ये बाकी के जो क्वेश्चन है ये आप करें। 32 और 33 करें, उससे अगले वाला फिर हम करते हैं। जी बताइएगा क्या आंसर है 32 का? ए। राइट। 33 का? अब 33 में ना उसने क्या किया है कि वो फॉरवर्ड जाने की बजाय बैकवर्ड आया है। जी फ्लावर को सर। उसने F से पहला लेटर आ गया E, L से पहला लेटर आ गया K। तो अब आपने गार्डन को उसी के हवाले से करना है। G से पहला लेटर कौन सा आता है? F। तो इसका मतलब B ऑप्शन पहले ही निकल गई। A से पीछे फिर अल्फाबेटिकली बैकवर्ड आएंगे हम, Z आ जाएगा। और यहाँ पर आएगा Q। अब जब Q आया तो 2 ऑप्शंस खत्म हो गई। D से पहले C आएगा, E से पहले D आएगा, और M से पहले N आएगा। सो ऑप्शन ए, इसमें भी ऑप्शन ए ठीक है। अब दूसरा ना वो इन्हीं क्वेश्चंस को इस टाइप में भी दे सकता है, और ये भी रिसेंटली FIA के एग्जाम में ही आया कि वो सी को, ए को और इनको ना नंबरिंग दे दे। सी को वो कहे कि अच्छा, यहाँ उसने कहा है 24, 1 एंड 20 द रिवर्स अल्फाबेटिकल पोजीशन फॉर सी। और उसने क्या किया कि सी के लिए रिवर्स अल्फाबेटिकल पोजीशन यूज किया। टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं? 26 हैं। अब उसने जी से अगर शुरू किया ना तो जी से अगर स्टार्ट करें तो सी आएगा 24वें नंबर पे। लेकिन उसने ए के लिए नॉर्मल यूज किया 1, फर्स्ट अल्फाबेट है 1 आएगा। और टी के लिए भी उसने नॉर्मली यूज किया। अब आप डॉग को कैसे कोड करेंगे? सो डॉग के लिए तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि
तो बेसिकली वो हमें कह रहा है कि हमने ना अब नॉर्मल अल्फाबेटिकल पोजीशन देखनी है, उसके अकॉर्डिंग हमने डॉग को अरेंज करना है। यहाँ पे उसने स्टेटमेंट पे हमें बता दिया, एंड द कोड फॉलोज द नॉर्मल अल्फाबेटिकल पोजीशन। व्हाट इज द कोड ऑफ डॉग? ए क्या जो डी आंसर है आ रहा उसके है। लिए डी ए ही आएगा। डी के लिए 4 आ जाएगा। ओ के लिए क्या आएगा आपको फिर पता होना चाहिए, आप उधर कर भी सकते हैं अपनी उंगलियों पे। जी सर 15। 15 आएगा। और जी के लिए 7 आएगा। ठीक है, ये क्लियर है। जी सर। अब लास्ट वाला यस भी सर। देखिए। हाँ, और कल भी इसी तरह का ना एक क्वेश्चन आया हुआ था कोडिंग वाला, और उसने कहा था सी के लिए 3, ए के लिए सेम यही, ए के लिए 1, 3, 1 और 2 कैट को उसने दिया था। तो 2 उसने कैसे दिया था? 2 आपने याद रखना है, 20 आता है ना टी के लिए, तो उसका ना उसने 0 को स्किप कर दिया था, और इस तरह से उसने उसको 312 कोड दिया। तो फिर जब उसने हम कोई वर्ड भी पूछा था ना, मुझे वो वर्ड एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद ग्रुप में मैंने सेंड किया हो, तो उसको आप देखिएगा पास पेपर जो कल से मैंने अभी तक सेंड किए हैं, उसमें ऐसा ही एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो लास्ट डिजिट था ना हमने आंसर का भी, उसमें भी हमने उसको स्किप कर दिया था, और हमने 3 डिजिट्स में ही आंसर किया था। लास्ट वन इज ट्रेन। और ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह से है, अगला लेटर आया हुआ है, टी से अगला यू है, आर से अगला एस है। तो अब हमने कौन से वर्ड को करना है? प्लेन को। अच्छा, इनको जल्दी करने का तरीका पता है क्या होता है? अब क्यों आप देख रहे हैं स्टार्ट में सारों में सेम है, तो आप पी को ना करें, आप ई को करें। ई के बाद एफ आएगा। एफ 3 ऑप्शंस में है, और फिर आप उससे पिछला करें। सर इसका ए तो है। जब आप बैकवर्ड भी चलेंगे ना, तो समटाइम्स आपको वो जल्दी आंसर मिल जाएगा, क्योंकि पेपर में आपके पास टाइम शॉर्ट होगा। यू कैन यूज दिस मेथड एज वेल। जी, इसका ए ही है। नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज डायरेक्शन सेंस। और आज भी ये एक आया हुआ था डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ। अच्छा, मुझे यहाँ से ना मिल नहीं रहा वो, जिससे लिख सकते हैं इसके ऊपर। चले, इसको मैं आपके सामने ना वीडियो ऑन करके दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन थोड़ा सा। देखें, जब भी इस तरह के डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपने ऐसे एक बना लेना है, और आपने सामने रखना है नॉर्थ को, नीचे रखना है साउथ को, और फिर आपने वी से याद करना है, WE, इस वर्ड से। ये जो W है वो इस तरफ आ जाएगा, और ईस्ट इस तरफ आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि एक पर्सन है, तो आपको जब ये वाला माइंड में होगा ना, आपने पेपर में इसको इसी तरह से सॉल्व कर लेना है। वो 5 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब ऊपर की तरफ उसने मूव किया 5 किलोमीटर, देन टर्न्स टू द राइट। अब वो राइट इस तरह खड़ा है ना आदमी, तो वो उसका राइट ये बनेगा, राइट की तरफ आ रहा है, और उसने 3 किलोमीटर वॉक किया यहाँ पर, 3 किलोमीटर। देन इट टर्न्स टू द राइट अगेन। अब वो इस तरह से खड़ा है, तो अब उसका कौन सा राइट बनेगा? नीचे की तरफ। एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, जहां पर फिर वो 5 किलोमीटर आ गया, मतलब उसी पॉइंट पे आ गया जहां पर वो था, लेकिन ईस्ट वाली साइड पे। हाउ फार इज ही फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट? तो अब आप बताएं कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, इसमें कितना हमने डिफरेंस पड़ा है। क्वेश्चन आपके सामने है, डायग्राम आपके सामने है, अब आप बताएं कितने किलोमीटर दूर है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। सर जी आमना, आप बताएं।
देखें ठीक। जब वो यहाँ से राइट मूव किया उसने 3 किलोमीटर मूव किया ना इधर, और फिर वो 5 किलोमीटर पूरा इधर वापस आया, तो मतलब ये तो लेवल सेम है। लेकिन ये जो ये वाला 3 किलोमीटर था ना, वो यहाँ पे भी वही वाला 3 किलोमीटर है, तो इसका आंसर है 3 किलोमीटर। क्लियर है ये? सर सर एक जी पूछना है क्वेश्चन कि वो कह रहे हैं ना कि देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, कि वो 3 किलोमीटर राइट वो चला, जी। टर्न हुआ, सॉरी टर्न। 5 किलोमीटर राइट मूव किया, 3 किलोमीटर चला, अब फिर यहाँ से राइट मूव कहाँ बनेगा उसका, यहाँ से अगर देखें तो नीचे की तरफ राइट आएगा उसका। फिर सर राइट मूव नीचे की किया तरफ पांच कैसे राइट किलोमीटर आएगा? देखें अब एक क्योंकि आदमी वो जब इस तरफ अगेन आया का है वर्ड तो यूज अब वो कर इस रहे हैं। डायरेक्शन में खड़ा है ना। जब वो इस तरफ से चल के आया तो अब वो इस डायरेक्शन में खड़ा है, उसका राइट ये बन रहा है, उसका लेफ्ट ये बन रहा है। जी आप सर। पेपर को मूव भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, अगर आपको समझना ना और आप पेपर को मूव कर लें। देखिए अब उसने दोबारा मैं समझाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया, 5 किलोमीटर वो नॉर्थ की तरफ गया। अब यहाँ से उसका राइट क्या बन रहा है, ये तो बिल्कुल साथ है, राइट ये है लेफ्ट ये है। यहाँ से वो राइट मूव किया 3 किलोमीटर, अब यहाँ से उसका राइट क्या बनेगा, राइट उसका लेफ्ट ये बनेगा, राइट ये बनेगा। यहाँ से फिर उसने 5 किलोमीटर किए हैं, मतलब 5 किलोमीटर यहाँ से चला, 5 किलोमीटर यहाँ से उसने किया था, ये इक्वल हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो ये था, जो उसने ये वाला ट्रेवल किया था, ये कितना था, 3 किलोमीटर। समझ आ गई इसकी? जी सर। और बाकी सबको? जी सर। नेक्स्ट इज यस सर। facing north, a person turns 90 degree clockwise, then 180 degree, then 90 degree counterclockwise. What direction is he facing now? आज भी इसी तरह का डायरेक्शन का क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। अब एक क्वेश्चन है, मैंने आपको डायरेक्शन समझा दी है, आप लोग अपने पास पेज रखें और क्वेश्चन सॉल्व करें खुद से। सर जी सर काउंटर क्लॉकवाइज किसको कहेंगे? वही ये होगा। मैंने आपको पहले भी सोलर सिस्टम का नहीं पढ़े थे? जी क्लॉकवाइज क्या सर। होता है, जैसे घड़ी की सुई चल रही होती है, वो है क्लॉकवाइज। जी। और काउंटर क्लॉकवाइज क्या है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जी, उसी को काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। जी सर। सर ये वेस्ट किसी भी फिर आएगा इस तरह से? चलें देखते हैं इसको। जवेरिया आपका क्या आंसर आ रहा है, और सर आमना मेरा भी आपका क्या वैसा आ आ रहा रहा है? है। मुझे 180 डिग्री 90 डिग्री की समझ नहीं आ रही। अच्छा चलें, ये आपके सामने मैंने बनाई दी है, दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। एक नहीं बंदा है, सर मेरा आंसर साउथ आ रहा है। साउथ ठीक है आंसर। एक जी। बंदा है वो ऐसे खड़ा है और उसका फेस कहाँ पर है, ऊपर की तरफ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ उसका फेस है, यहाँ पर आप समझ लें नॉर्थ है। अब उसने 90 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज मूव करना है। क्लॉकवाइज क्या होता है, इस तरह से क्लॉक जो है 12 उसका यहाँ पे होता है ना, अब नीचे से चल के क्लॉक आ रही है दोबारा इधर, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, यहाँ से ऑपोजिट है, मतलब 12 से बिल्कुल ऑपोजिट आने लग जाए क्लॉक, तो वो होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब नॉर्थ वाली साइड पर उसका फेस है, तो ये चल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे स्टार्ट में। 90 किलोमीटर उसने किया क्लॉकवाइज, मतलब वो यहाँ से गया इधर।
या आप इसको ऐसे करें, इजी कर देता हूँ आपके लिए। नॉर्थ पे क्योंकि है ना, तो वो नॉर्थ से ऊपर तो नहीं जाएगा, वो तो उसका है 90 डिग्री, फिर वो कहाँ पे आया, यहाँ से इस तरफ आया। ये जो ये बनता है ना इतना, ये 90 डिग्री का एंगल होता है बिल्कुल इस तरफ, तो अब वो इधर आ गया और उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, ईस्ट, 90 डिग्री करके। अब वो दोबारा से मूव किया है और क्लॉकवाइज मूव किया उसने दोबारा से इस तरह से, क्लॉक ऐसे मूव करती है ना इधर से इधर, तो वो वेस्ट की तरफ आ गया। अब उसका जो फेस है ना वो वेस्ट की तरफ हो गया इस तरफ, और फिर वो कहते हैं कि वो दोबारा से मूव किया है नॉर्थ की तरफ, या एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी उसने मूव किया अब। तो जब उसने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया ना यहाँ से, तो वो वेस्ट से दोबारा इधर आया है और साउथ की तरफ आ गया, और उसका फेस किस तरफ हो गया अब, साउथ की तरफ। समझ आइए इसकी। जी सर। आमना आपको समझ आई है रोटेशन की? जी आ रही है। दोबारा आपको ये वाला क्वेश्चन करवाता हूँ क्योंकि ये आज एग्जाम में आया था। अब ये बंदा खड़ा है नॉर्थ की तरफ, उसका फेस है, थोड़ा नीट करवाता हूँ। और ये क्लॉकवाइज मूव किया इसने, क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे चला गया। अब जब क्लॉकवाइज उसने 90 डिग्री किया है ना, तो वो यहाँ पे आ गया 90 डिग्री करके वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ सॉरी। अब उसने यहाँ से और क्लॉकवाइज किया 180 डिग्री। 180 डिग्री कितना होता है, यहाँ से कंप्लीटली यहाँ पे आ जाना। अभी वो दरमियान में था और उसने सिर्फ इतना किया, और अब उसने क्या किया कि यहाँ से कंप्लीटली आधा ग्लोब उसने पूरा किया और वो वेस्ट की तरफ आ गया, 180 डिग्री कर लिया उसने। अब उसने दोबारा से आधा सर्कल करना है, सिर्फ आधा, जैसे उसने 90 डिग्री पहले किया था, ये उसने आधा सर्कल किया था। अगर हम यहाँ से देखें ना, तो अगर यहाँ पे खड़ा है नॉर्थ पे, तो उसने आधा सर्कल करके वो इधर आया 90 डिग्री। 180 करेगा तो 1/4 सर्कल करके 90 डिग्री बनता है। 180 करेगा तो आधा सर्कल करके वो इधर जाएगा वेस्ट में। अब वो वापिस आया है साउथ में, तो उसका फेस किस तरफ होगा, साउथ की तरफ होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको इश्यू तो नहीं आएगा आप लोगों को? बस नो आपने सर। उधर भी इसी तरह का डायग्राम बना के उसको कर लेना है। अगर 90 डिग्री है ना, तो इतना उसमें फर्क आएगा यहाँ से यहाँ तक का। अगर 180 है तो पूरा हाफ सर्कल बनेगा, और पूरे सर्कल में वैसे 360 डिग्रीज होते हैं ना, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो अभी मैंने आपको करवाया है, अब आप मुझे बताएं उसका क्या आंसर होगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी और वो कितने किलोमीटर दूर होगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। ऑप्शन डी। हाँ ना, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ऑप्शन डी। ऑप्शन बी आपने कहा है, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं। बहुत इजी है। आपने इसने आपने ऑप्शन बी बताया या डी बताया? बी 6 किलोमीटर नॉर्थ। डी बताया आपने, 6 किलोमीटर नॉर्थ। चलिए ये वाला आप लोगों को, बाकी किसी का हुआ ये वाला क्वेश्चन? सर मेरा भी हो गया है। 6 क्या किलोमीटर आंसर आ रहा है आपका? नॉर्थ में आ रहा है। बता 6 दिया किलोमीटर। आपका? सर मैं अभी कर रही हूँ। जी करें।
चले मैं आपको करवाना शुरू करता हूँ ये वाला क्वेश्चन। जी सर। अब एक पर्सन है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ईस्ट की तरफ गया है 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर है। फिर वो 6 किलोमीटर गया साउथ की तरफ, नीचे की तरफ वो गया है 6 किलोमीटर। और फिर वो वेस्ट की तरफ गया है 10 किलोमीटर, मतलब वो इसी पॉइंट पे आ गया। बस ये जो ये वाला है ना, वो उस तरफ है। तो और इसके अंदर कितना डिस्टेंस होगा, 6 किलोमीटर। अब हमने देखनी है डायरेक्शन, ये नॉर्थ है अगर, तो इसके हवाले से इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, साउथ बनेगी। तो इसका आंसर है 6 किलोमीटर साउथ, ऑप्शन ए। समझ आइए इसकी। साउथ में वो खुद में ही है। नहीं, वो खुद जहां पे होगा वो मिडल पॉइंट है। अब हमने उस पॉइंट से ना, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से देखना है कि उसकी डायरेक्शन क्या बन रही है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऊपर जो है वो हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे होता है साउथ। क्लियर हुआ अब? यस सर। सर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ गया है या बस साउथ में वो ही? बेसिकली यहाँ पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट था। अभी हम इसको कोई पॉइंट नहीं कह रहे, ना साउथ कह रहे हैं ना नॉर्थ कह रहे हैं। हमने इस पॉइंट से ना इस पॉइंट की निस्बत उसकी डायरेक्शन देखनी है। तो ईस्ट हो गया 10 किलोमीटर, दोबारा करवाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर ये ईस्ट में आ गया 10 किलोमीटर, तो मतलब ये जो पॉइंट था ये नॉर्थ हुआ, तो ये ईस्ट बना ना, उसके ईस्ट में हो गया 10 किलोमीटर। और यहाँ पर होगा वेस्ट, और दरमियान वाला या ऊपर वाला कह लें कि नॉर्थ है, या जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो नॉर्थ है। अब नीचे जब वो आएगा, उसने कहा कि 6 किलोमीटर वो साउथ गया है, साउथ उसके नीचे वाली साइड होगी। ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे होता है साउथ, 6 किलोमीटर साउथ। और अब वो वापस आया 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, यहाँ पे था वेस्ट। वेस्ट पे जब उसने आना तो इस साइड पे आएगा, लेफ्ट साइड पे। तो वो ये वाला डिस्टेंस उसने पूरा कर लिया, ये कंप्लीट हो गया, लेकिन सिर्फ जो डिस्टेंस आ रहा है ना वो ये आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट के हवाले से आपने बताना है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। अब स्टार्टिंग पॉइंट ना हमेशा हम उसको कहेंगे नॉर्थ हाउस का, हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि वो मिडल पॉइंट है। उसके हवाले से जो ऊपर वाला पॉइंट होता है ना, हमेशा वो नॉर्थ बन जाता है, नीचे वाला साउथ बन जाता है। क्योंकि जब वो नीचे भी इसको यहाँ से लाया है, उसने कहा है कि वो साउथ गया, तो हम उसको नीचे लेके आए हैं, हम उसको ऊपर नहीं लेके गए, क्योंकि हमें पता है कि नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ है। तो इसके हवाले से इसकी जो डायरेक्शन है ना वो 6 किलोमीटर साउथ बनेगी। क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। हाँ ना, आपको क्लियर हुआ? जी सर, हो गया। और नाजिया आपको? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स अ वुमेन वॉक्स 4 किलोमीटर साउथ। अब ये पॉइंट एक्स है। अब जब वो 4 किलोमीटर साउथ जा रही है ना, इसका मतलब वो 4 किलोमीटर नीचे आ रही है। उसके बाद 4 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट का मतलब है इस तरफ, यहाँ पे वो गई है 4 किलोमीटर। और फिर 4 किलोमीटर नॉर्थ। अब वो ऊपर की तरफ जाएगी, यहां से ऊपर की तरफ नॉर्थ बनेगा। तो अब उसकी डायरेक्शन क्या है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से यहां से इसकी डायरेक्शन क्या बनती है? सर ईस्ट। ये समझने के लिए ना आप लोग दोबारा इसको समझें। ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ है, ये साउथ है, फिर वी से याद रखें वेस्ट और ईस्ट। तो यहां से अगर देख रहे हैं ना हम, तो ये ईस्ट डायरेक्शन बन रही है। तो ये हमने यहाँ से देखी है ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ देखेंगे तो वेस्ट बनेगी, ऊपर देखेंगे तो नॉर्थ, नीचे देखेंगे तो साउथ। जिस तरह हमने यहाँ देखा नीचे की तरफ स्टार्टिंग पॉइंट से, तो वो साउथ बन रही थी। ऊपर की तरफ अगर कोई जाएगा तो वो नॉर्थ बनेगी। क्लियर है? जी सर।
ये वाला जो है ना आपने माइंड में रखना है। अगर आपके माइंड में ये चीज है ना तो आप कोई भी डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आपने हमेशा उसके स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डायरेक्शन देखनी होती है। अब यहाँ से ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, आप समझे, यहाँ से वो जहां पे भी जाएगा ना, ऊपर जा रहा है तो आप नॉर्थ कहेंगे, नीचे आ रहे तो साउथ कहेंगे, इधर जा रहे तो ईस्ट कहेंगे, इधर जा रहे तो वेस्ट कहेंगे। अब वो ये भी कर सकते हैं, इससे भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन बना दे। वो कहे, अब जो इनके दरमियान आते हैं ना, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान, वो होता है नॉर्थ ईस्ट। समटाइम्स अगर वो बिल्कुल दरमियान में आ गया है, उसको उसने आपको ऐसी डायरेक्शन में पहुंचा दिया कि वो इस तरह बन रही है डायरेक्शन, तो आपने उसको नॉर्थ ईस्ट करना है इन दोनों के दरमियान में। मतलब सीधी डायरेक्शन नहीं बन रही, टेढ़ी बन रही है थोड़ी सी। इसी तरह यहाँ पे होगा तो नॉर्थ वेस्ट है, अगर वो इससे भी एडवांस लेवल क्वेश्चन देता है एग्जाम में तो। अदरवाइज मोस्टली वो इसी यहाँ तक ही रहता है, लेकिन डेट इज अनप्रिडिक्टेबल, तो हम हर तरह से तैयारी कर लेते हैं। ये क्या बनेगा, ये साउथ ईस्ट बनेगा। हमेशा आपने नॉर्थ और साउथ को ना एज अ रेफरेंस रखना होता है, मतलब वो पहले आएगा। नॉर्थ ईस्ट आएगा, नॉर्थ पहले आ रहा है। नॉर्थ वेस्ट में भी नॉर्थ पहले आ रहा है। इसी तरह साउथ ईस्ट में साउथ पहले आ रहा है, इधर साउथ वेस्ट में साउथ पहले आएगा। तो ये इसकी फर्दर डिवीजन है डायरेक्शन। क्लियर है ये भी, ये आप बना लें अपने पास नीट में, ताकि आपके पास ये रिकॉर्ड में हो और आप रिवाइज कर सकें पेपर से एक दिन पहले। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं डायरेक्शंस वाला। इफ साउथ ईस्ट, ये देखिए थोड़ा सा उसने कहा है साउथ ईस्ट का। अब साउथ ईस्ट आपने ये याद रखना है, ये हमने पढ़ी थी साउथ ईस्ट, सॉरी ये साउथ वेस्ट है, वी है ना, साउथ ईस्ट ये है। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, वो कह रहा है साउथ ईस्ट जो है ये नॉर्थ, आप इसको कंसीडर करो ये नॉर्थ बन गया। एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या बना है, ये नॉर्थ ऊपर वाली साइड पे, और नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा, वेस्ट। देन व्हाट विल नॉर्थ बिकम, तो नॉर्थ क्या, अब नॉर्थ क्या बन जाएगा, यहां से देखें। साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। आप लोग बताएं इसका क्या आंसर आना चाहिए। साउथ ईस्ट। नहीं, साउथ ईस्ट नहीं आना चाहिए, साउथ ही आना चाहिए, लेकिन साउथ के साथ साउथ वेस्ट लगेगा। ये थोड़ी रोटेशन की पजल है। जी एनीवन, आमना आप बताएं, आपने कर लिया। नाजिया आपको समझ आइए। सर अच्छे से तो नहीं आई, लेकिन जितना मैंने सोचा है उसके मुताबिक तो साउथ ईस्ट लग रहा है। सर मुझे तो दोनों लग रहे हैं, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। आपको कैसे दोनों लग रहे हैं, आमना आपने क्योंकि किया। सर मुझे समझ नहीं आई। सर क्योंकि साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ है, और जो साउथ वेस्ट है वो भी नॉर्थ की तरफ ही है ना।
बेसिकली हमने ना वो कह रहे हैं कि साउथ ईस्ट जो है ना वो बन गया नॉर्थ, उसको हमने नॉर्थ कंसीडर कर लिया, मतलब हम उस डायरेक्शन को नॉर्थ कंसीडर कर रहे हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं वेस्ट। फिर नॉर्थ हमारे पास क्या बनेगा? फिर साउथ वेस्ट बनेगा। जी सर, साउथ वेस्ट लग रहा है। जी साउथ वेस्ट ही है इसका आंसर। अब आप लोग एक्सप्लेन करें कैसे है। सर हमने जो साउथ और ईस्ट था उसको नॉर्थ बना दिया, अब वो नॉर्थ है, उसे हम नॉर्थ कहेंगे। ठीक इसी है, तरह जो नॉर्थ और ईस्ट था उसको हमने वेस्ट बना दिया, अब नॉर्थ और वेस्ट तो बन गया। अब हमने देखना है कि जो साउथ है और ये वेस्ट जो है ये बनेंगे नॉर्थ, और वेस्ट और नॉर्थ ये बनेंगे साउथ। तो इसी तरह से फिर साउथ और वेस्ट को हम नॉर्थ कह सकते हैं। चलिए मैं आपको करवाता हूँ। जी सर। ये आपके सामने, चले, ये बेसिकली एक मैप है, इसमें नॉर्थ बेसिकली ये होता है, ठीक है, और ये है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसको हमने कह दिया किसके इक्वल है, इसको बना दिया हमने वेस्ट, ये हमने कह दिया नॉर्थ वेस्ट, और ये क्या हो गया नॉर्थ। अब अगर हम यहाँ से इसको कंसीडर करते हैं ना नॉर्थ, और हम यहाँ से एक बनाए, यहाँ से हम एक सीधी लाइन लगाएं इसकी तरफ नॉर्थ, इस डायरेक्शन से हम इसकी तरफ एक सीधी लाइन बना रहे हैं। सीधी लाइन एक ये भी बन सकती है इसके साथ, इसको हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। आप इसको एज अ स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर करें नॉर्थ को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नॉर्थ क्या बनेगा, तो हम यहाँ से देखेंगे नॉर्थ से ही इधर आ जाएगा हमारे पास वेस्ट, इसके अकॉर्डिंग। और ये एक लाइन बन जाएगी। सो यहाँ से जब हम देखेंगे ना बिल्कुल इस तरफ, तो ये एक ना सीधी लाइन बन रही है ना डायरेक्ट ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से ना ये नॉर्थ की तरफ जा रही है ना ये इस तरफ आ रही है, और ये बिल्कुल दरमियान में रह रही है। तो जब दरमियान में रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं? बताएं। अब बेसिकली हमने मैप को ऐसे रखना है, ये नॉर्थ है ऊपर की तरफ, इसको क्योंकि हमने नॉर्थ कह दिया, और एक तो नीचे की तरफ आ रही है और दरमियान में रह रही है बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा बेसिकली साउथ वेस्ट। देखें साउथ क्या होता है, नॉर्थ से नीचे की तरफ आता है, और अगर लाइन दरमियान में जा रही हो तो वो किस तरफ आएगी, वेस्ट की तरफ। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, ये क्या है, वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट क्या है, वेस्ट है, तो ये वेस्ट है, वेस्ट और इसके दरमियान जब आएगी तो ये साउथ वेस्ट बनेगा। क्लियर हुआ ये? मैं इसको दोबारा नीट में बताऊं? एनीवन? सर क्लियर है। बाकी जी सबको भी सर। क्लियर है? जी सर। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। सर नमाज का टाइम जा रहा है। ठीक है, वैसे हमारे पास आखिरी 10 क्वेश्चंस रह गए हैं, 2 पैसेजेस रह गए हैं, तो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम इसी क्लास में कर लेंगे, अदरवाइज फिर हम
जो नेक्स्ट क्लास है 7:30 बजे उसमें कर लेंगे इसको, बता दें आप जैसे करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। चलें ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं क्लास। जी सर। जी आमना, आपको समझ आ गई है?